वित्त मंत्री को लेकर जिस तरीके के रिएक्शन बीते 10 सालों से आ रहे थे कि मध्यम वर्ग को राहत नहीं दी जा रही, आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, वो कह रहे हैं कि 10 सालों की कर दी भरपाई, अब ये हमारे लिए निर्मलता आई। बहरहाल क्या वाकई में जो भरपाई की गई है ये विकसित भारत 2047 की दिशा में बढ़ता हुआ वो कदम है जो भारत को मजबूती से आगे बढ़ाएगा, क्योंकि टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, किसानों के लिए जो घोषणा की गई है, मध्यम वर्ग के लिए जो घोषणा की गई है, बेरोजगारों के लिए जो घोषणा की गई है, ऐसा लगा मानो हर सेक्टर के लिए अमृत बरसाया हो। महाकुंभ अलग चल रहा है, लेकिन महाकुंभ के अंदर से बजट का जो अमृत निकला, क्या वाकई में वो भारत को और ज्यादा मजबूत कर देगा, निर्मल कर देगा। इस पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता सांवरमल जी, हमारे साथ FHTR के अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेल जी हैं, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कर्नल देवानंद जी हैं, चिन्मय कृष्ण मोदी रियल एस्टेट से हैं, ओके प्लस से हैं, हमारे साथ इसके अलावा सुनील जैन जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मनीष अग्रवाल जी हमारे साथ सोलर एक्सपर्ट के तौर पर हैं। शुरुआत करना चाहेंगे कर्नल साहब आपके साथ, क्योंकि जहां रक्षा होती है ना, वहीं बजट के मायने होते हैं। जरा बताइए, बीते 5-6 सालों से हमने देखा है कि रक्षा बजट को हर बार बढ़ाया गया और उसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप सरहद पर सुरक्षित होते हैं तो अंदर डेवलपमेंट अपने आप होती है। क्या इस बार रक्षा बजट को बढ़ाया गया है, कम किया गया, क्या पॉलिसीज रक्षा बजट को लेकर? मैं सबसे पहले तो इस बजट के ऊपर देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि इसमें जो सुरक्षा के नज़रिए से जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको बैलेंस तरीके से इसमें सम्मिलित किया, और एक मैं अच्छा बजट मानता हूँ। क्योंकि पिछली बार इस बजट के अंदर 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, जो बढ़ाकर इस बार 61,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जो 10% का आंकड़ा आता है बढ़ोतरी के अंदर, जो मैं उसको एक अच्छा कदम मानता हूं मौजूदा हालात के अंदर। और इस बढ़े हुए बजट के अंदर जिस प्रकार से हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और जहां तक सेना का ताल्लुक है, मैं बताना चाहूँगा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण 2 मुद्दे थे जो सेना की तरफ से थे और देश की तरफ से भी थे। उन दोनों को बड़े अच्छे तरीके से सम्मिलित करते हुए जो 2028 का जो भारत सरकार, और मैं मानता हूं उसमें सेना और हम सब लोग शामिल हैं, जहां पर हम इसको करीब जो इसका एक्सपोर्ट है 50,000 करोड़ लेकर डिफेंस का जो प्रोडक्शन है उसको लेके जाना चाहते हैं, उस दिशा में सही दिशा में जा रहे हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आपने मुझे सबसे पहले मौका दिया है, देखिए देश के अंदर आपकी सेनाएं, आपका इक्विपमेंट अगर बाहर देशों से आएगा तो जो हमारे देश के अंदर निर्माण करने की जो पिछले कुछ चंदेक वर्षों के अंदर पहल की गई है, उसके परिणाम देखने को नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सबको याद है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं, कारगिल युद्ध के अंदर, क्योंकि स्वयं निर्मित हमारे पास सामान नहीं था, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम नहीं थे, उसके बाद जो भारत ने एक तय दूरी तय की है, आज के दिन जिस प्रकार से स्वयं निर्मित हमारे लिए तो पूर्ति हो ही रही है, लेकिन हमने पिछले साल 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया है, और उसको तो ये बहुत अच्छी बात के आसपास करने की बात की जा रही है। और आपने सही कहा कि भारत उस दिशा में बढ़ रहा है जहां खिलौने से लेकर खतरनाक हथियार तक बनाएगा भी और बेचेगा भी, लेकिन नारा तो जय जवान जय किसान ही है। तो सांवरमल जी, जवान के बाद किसान के बाद, क्या वाकई में इस बजट से आप खुश हैं? भारत देश को विकसित बनाने की जो परिकल्पना है, अगर देश का किसान सक्षम, शक्तिशाली और स्वावलंबी बनेगा, तभी भारत देश को विकसित बनाने का सपना साकार हो सकता है। तो ये बजट उस दिशा में अच्छा कदम है। सरकार ने KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। इससे किसानों को कृषि आदान के क्रय करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। कृषि उपकरण किसान से खरीदेगा, अच्छे बीज खरीदेगा, अच्छी खाद खरीदेगा, और कृषि को कैसे लाभदायी बनाने, उसमें काम में आने वाली अनेक चीज़ें इस KCC से मिलने वाले लोन के माध्यम से किसान खरीदेगा, जिससे गांव में एक रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, खेती का रकबा भी बढ़ेगा, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा, और उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक सकारात्मक प्रभाव अपने को आने वाले समय में दिखेगा।
इसमें एक पॉइंट आउट किया गया कि भाई 100 जिले ऐसे हम चिन्हित करेंगे जिनके अंदर एग्रीकल्चर अभी अच्छे से नहीं हो रहे हैं या वो प्रॉफिटेबल नहीं है, और उसको किस तरीके से प्रॉफिटेबल किया जाए उसको लेकर एक योजना तैयार की गई। आपको लग रहा है राजस्थान के कई जिले इसमें सम्मिलित हो सकते हैं? जी, ये पूरे देश के लिए जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पानी की कमी है, उस ज़मीन में खेती नहीं होती है और खेती होती है तो भी उत्पादन बहुत कम रहता है, तो उन जगहों पर एक समन्वित प्रयास करके क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी फसल उस क्लस्टर में हो सकती है, उन फसलों को विकसित करने की, उनका उत्पादन करने की और उनकी मार्केटिंग करके वहाँ के किसान की आमदनी बढ़ाने की ये योजना है। ये भी भविष्य में गांव में एक रोजगार युक्त और किसान को मजबूत करने वाली योजना शामिल साबित होगी। किसानों की नाराजगी कुछ कम हुई इस बजट से, हाँ या ना? जी, कम हुई है। ठीक है कुलदीप जी, जरा बताइए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर पर मोदी सरकार का शुरू से ही फोकस रहा है और क्लस्टर बनाने में फोकस रहा है, और हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनको विदेशों तक प्रमोट करने में भी फोकस रहा है। अब जरा बताइए इस बजट के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट है जो एक विलेज के अंदर के उद्योग को पहले राष्ट्रीय मंच दें और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच दें, उस दिशा में काम हुआ इस बजट में? सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की बजट चर्चा में हमें आमंत्रित किया है। ये जो बजट है ये एक ऐतिहासिक बजट कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इस बजट की सबको बहुत प्रतीक्षा थी और इस बजट के मायने बहुत क्लियर हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बहुत अच्छा बजट तैयार किया है और डेफिनेटली इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है देश को आगे बढ़ाने का, सबका विकास का, उसको बहुत ध्यान में रखा गया है। और एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहाँ युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और सबको हिम्मत दिलाता है। हर एक की एक इच्छा होती है कि मैं जीवन में कुछ करूं, नौकरी ही क्यों करूं, मैं अपना व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं शुरू करूं। और उसके लिए एमएसएमई एक ऐसा मंच है और इसके ऊपर जो 10 करोड़ रुपए तक की उन्होंने छूट दी और जो लागत लगाने के लिए एक सहूलियत दी है, वो एक बहुत ही बेहतरीन कदम है और इससे युवाओं को एक नया जोश मिलेगा, वो नए नए व्यापार में आएंगे और उनकी जो एक इच्छा है उसको वो पूरी करेंगे। और ख़ास करके गाँव के लोग, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गांव का व्यक्ति जो है शहर की तरफ पलायन कर रहा है, उसको रोकने के लिए अगर गांव में अगर उसको वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है और गांव के वो प्रोडक्ट डेवलप करता है, चाहे वो गौशाला से लेके, चाहे गौमूत्र से लेके, गोबर से लेके, इन सब चीज़ों से लेकर कुछ बना सकता है, वो जो आजकल एक वेलनेस ट्रीटमेंट में और आयुर्वेद में बहुत काम आते हैं। इसके अलावा गाँव के अंदर वो सब्जियाँ उगा सकता है अच्छी अच्छी, और इस फंड्स के सारे वो पानी की व्यवस्था करवा सकता है। कई सारे काम जो एक गांव के लेवल पे हो सकता है। गांव के अंदर पर्यटन का विकास हो सकता है, वहाँ जो हवेलियाँ हैं, जो घर हैं गांव के अंदर, आजकल रूरल टूरिज्म पॉलिसी जो राजस्थान स्टेट ने जारी कर रखी है, उसके अंतर्गत आप गांव के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, अपना गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। और सबसे सुंदर बात इसके अंदर जो इस बजट में आई है वो है कि जो आप गेस्ट हाउस पॉलिसी है, जो होम स्टे का है, उसके अंदर वित्तीय सहायता की जो उपलब्धता बताई है, उसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक की सुविधा है। और इसको इन्होंने 3 वर्ग में किया है, शिशु वर्ग में, किशोर में और तरुण में। और जो तरुण वर्ग में आप उसमें 10 लाख रुपए तक कर सकते हो। गांव के अंदर आप 10 लाख रुपए अपने घर में लगाएंगे तो आप अपने आप में एक बढ़िया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। और चूंकि आज बड़े शहर जो हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर हैं, एक इवेंट सिटी की तरह डेवलप हो गए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वेडिंग्स होने लगी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज होने लगी, तो बजट टूरिज्म जो आता है, जो एक लेजर टूरिज्म है, उसके लिए गाँव के रास्ते खोलना बहुत आवश्यक है। और सरकार गाँव तक सड़कें बना रही है, रोजगार उपलब्ध कर रही है। सर इन सब के लिए करीब 5,000 करोड़ का तो हमारा स्टेट का बजट ही है, बट इसके लिए 20,000 करोड़ का जो एक प्रावधान रखा गया है जिसमें अनुसंधान और नए नवाचार के लिए है, तो ये बहुत बड़ा बजट है अपने आप में। ठीक है, जयती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि उनके साथ अच्छा खासा पैनल वहां भी है जो एक्सपर्ट का पैनल है। जयती, दरअसल 50 लाख करोड़ के आसपास का बजट साइज है इस बार जो है, और उसमें जब मैं पढ़ रहा था, क्योंकि इस बजट को पढ़ने में भी 10 से 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन जो शुरुआती पॉइंटर थे उसमें महत्वपूर्ण यह था कि जो स्टेट को बजट दिया जाएगा उसमें 5 लाख के आसपास बजट को बढ़ाया गया जो स्टेट को दिया जाएगा पिछले बजट के मुकाबले। अब उससे राजस्थान को बहुत फायदा होगा। तो जो आपके साथ एक्सपर्ट है उनसे जरा इस बजट को लेकर बातचीत कीजिए। बिल्कुल विजेंद्र, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से आपने शुरुआत ही इस कार्यक्रम की बजट ब्रह्मास्त्र, हमने नाम इस कार्यक्रम को दिया, और ब्रह्मास्त्र वाकई में इसलिए है क्योंकि 10 साल की भरपाई इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी है। उम्मीदों का बजट है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, उद्योग, सब कुछ, और क्या कुछ नहीं जो इस बजट ने छुआ। लेकिन देश की जनता के साथ साथ उन एक्सपर्ट्स की भी भूमिका जो कि सुबह से इस बजट को डिकोड करने में हमारे साथ में खास पैनल में पॉलिटिकल एडिटर योगेश जी भी है हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी है।
योगेश जी से सवाल पहला रहेगा। योगेश जी, जब हम बात करते हैं बजट को लेकर अर्थशास्त्र के तौर पर या फिर दूसरे फैक्टर्स के तौर पर, सभी को साधने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट ने राजनीति को भी साधने का काम किया है। बिहार के लिए बम्पर योजनाएं, बम्पर घोषणाएं, टूरिज्म में इसकी झलक नजर आ रही है, उद्योगों में झलक नजर आ रही है। तो राजनीतिक लिहाज से कितना खास ये बजट रह सकता है, प्रतिक्रिया के तौर पर सबसे पहले क्या कहें? देखिए, ज्योति और विजेंद्र जी। दोनों आप मौजूद हैं यहाँ पर। ये बजट कहा जा सकता है कि मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कई सेक्टर को इसने छुआ है और ख़ास तौर से मध्यम वर्ग को जो राहत दिए टैक्स रिबेट में, आम आदमी को उससे सीधा लाभ होगा। वो किसी एक राज्य की सीमाओं से नहीं बंधा हुआ है, पूरे देश के लोगों को इससे राहत मिलेगी। टैक्स रिबेट से राहत को लेकर कई तरह की पहले भी चर्चाएं थी, तो कमोबेश निर्मला सीतारमण उस और आगे बढ़ी है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो एक लक्ष्य है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, जी, लेकिन साथ ही महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को राहत दिलानी है, वो दिशा में कहा जा सकता है कि कामकाजी लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बिहार को तो साधा है, लेकिन देश की राजधानी को साधने का ज़्यादा काम टैक्स रिबेट के जरिए किया गया। आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा असर इन राहत से दिल्ली की जनता पर पड़ेगा, जी, जो टैक्स पेयर भी है ज़्यादातर लोग दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव है वो सीधे सीधे सधेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि वहाँ कमल खिले, और जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल जब सत्तासीन होता है तो बजट हो या कोई भी विकास के नए आयाम हो, उसका राजनीति से कोई ना कोई वास्ता तो रहता ही है। तो दिशा में भी यहाँ पर कहा जा सकता है। हालांकि जैती राजस्थान को लेकर जरूर विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं कोई नाम राजस्थान का नहीं दिखा बजट के अंदर। ERCP, PKC, यमुना जल समझौते को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं राजस्थान में नहीं दिखी, लेकिन जिस तरह से जल शक्ति मंत्रालय का बजट बढ़ा है तो वो सीधे तौर पर इन योजनाओं को भी उससे लाभ होगा। जिस तरह से राजस्थान का मद भी बढ़ा है, राजस्थान का जो पैसा है वो भी बढ़ा है, उससे भी राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर आगे बात बढ़ेगी। जो भजनलाल शर्मा की सोच है कि राजस्थान विकसित राज्य की दिशा में कदम आगे बढ़ाए, तो उस सोच को भी नए पंख लगेंगे। राइजिंग राजस्थान में जो MOUs किए थे, अब वो MOUs सार्थक होते हुए में नजर आएंगे। 33,000 करोड़ से ज़्यादा जो MOUs है, अब उनको पंख खिंचने लगेंगे, क्योंकि केंद्र का जो बजट है वो राहत देने का काम यहाँ पर करेगा, बढ़ावा देने का काम करेगा। तो हर सेक्टर को, हर वर्ग को छूने का यहाँ काम किया है। राजस्थान का जो जनजाति वर्ग का इलाका है उसका भी बजट बढ़ा है, तो यहाँ पर वो भी रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे उस इलाके के अंदर। पर्यटन को लेकर अभी निर्मल जी बहुत कुछ बताएंगे। राजस्थान पर्यटन हब के तौर पर जाना जाए, तो इस बजट का अगर मैसेज राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर में दिखेगा और उसको ढंग से प्रतिपादित किया गया यहाँ की गवर्नमेंट, तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। और इसके अलावा जैसा देवराम जी कह रहे थे कि राजस्थान के में बड़ी संख्या में सरहदी इलाके हैं जो जहाँ पर फौज का वहाँ पर एक तरह से ठहराव रहता है, और वो अपने आप में एक राजस्थान का बड़ा एक हिस्सा फौज से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का शेखावाटी का अंचल हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान का, लगभग शेखावाटी का तो हर घर से आदमी आपको फौज मिलेगा। जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी की गई है बजट में, तो उसका लाभ भी राजस्थान मिलेगा। आने वाले समय में राजस्थान को भी इससे फ़ायदा ही होगा। भले ही बड़े स्केल पर राजस्थान में कोई बड़ी परियोजना का श्री गणेश नहीं किया गया हो, लेकिन हम दूसरी ओर से देखें तो जो पैसा आएगा उसका फ़ायदा राजस्थान को होगा। लेकिन एक और सवाल योगेश जी इसमें रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और घोषणाओं का अगर हम देखते हैं तो कई सारी ऐसी घोषणाएं जो कि उत्साहित करते हुए नजर आती है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कह लीजिए, बुद्ध के क्षेत्र में अगर धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो तो ऐसे क्षेत्र जो बौद्धिक क्षेत्र है वहां पर भी टूरिज्म को बढ़ावा, तो जनता के लिए उत्साहित करने वाला बजट तो यह है। लेकिन विपक्ष के साथ अब जब इस बजट पर प्रतिक्रिया ली जा रही है तो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है, स्वार्थ से प्रेरित है। मायावती ने कह दिया है। देखिए, कोई भी राज्य जब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट होगा तो राज्य अपने आप समृद्धशाली होगा। बिहार में पिछले कुछ सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक हुई है, या कहीं पहले से बहुत अच्छी हुई है, और उसका कारण नीतीश कुमार की सरकारें रही। तो इस कारण वहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ा। पहले आप
उठा के आंकड़े देख लीजिए, गया जाने वाले कितने लोग हुआ करते थे। बुद्ध सर्किट का स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई है कि वहाँ पे टूरिज्म बढ़े। और बिहार, चाहे हम और जो दालों को लेकर जो बिहार बड़ा मैन्युफैक्चरर है उसमें राहत दी गई है, तो उसका भी मकसद यही है कि राजस्थान और जो बिहार है, कमोबेश वो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन उतना विकसित राज्यों की कैटेगरी में वो नहीं आते। तो बिहार से राजनीतिक तो लाभ लेना ही है, लेकिन बिहार का जो कामगार आपको आपको ध्यान है कि पूरी दुनिया में, देश में मिलेगा। बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर बिहारी वोटर आपको मिलेंगे, जो दिल्ली की कम से कम 2 दर्जन विधानसभा सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कमोवेश ये पूरा बजट प्रासंगिक है हर वर्ग, हर क्षेत्र के लिहाज से। निर्मल जी, अगला सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरह से हम टूरिज्म के बारे में बात करते हैं और किसी भी देश में विकास की धुरी उसका पर्यटन इलाका कहलाता है, पर्यटन क्षेत्र में विकास हो, इस बजट में भी कई सारी घोषणाएं, 50 राज्य मिलकर नए पर्यटन स्थलों के विकास की बात हो, होम स्टेज जो कि एक बड़े निचले स्तर पर था, लेकिन अब उसको ऊपर लाने के बाद होम स्टेज के जो संचालक है उनमें भी उत्साह है। कुल मिलाकर के धार्मिक टूरिज्म के लिहाज से और टूरिज्म के लिहाज से इस बजट में कितनी उम्मीदें हैं और आने वाले 1 साल के लिए टूरिज्म पर किस हद तक आदमी इन्वेस्ट भी कर सकता है, एक ओनरशिप भी हासिल कर सकता है? देखिए जैती, ये मोदी 3.0 के ये पहला पूर्ण बजट है, और जिस तरह से 8वां बजट था निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया, पहली बार ऐसा लगा उन्होंने अपना सारा अनुभव इसमें निचोड़ दिया। देखिए राजनीति का स्थिर काल है, अगर हम बिहार और दिल्ली को छोड़ दें तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स और संघीय व्यवस्था के अंदर राज्यों की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। राज्य विशेष से इसको ना बांटें, क्योंकि राज्य हमेशा केंद्र का मुंह नहीं ताक सकता कि हमें अगर राज्य की कोई भी योजना चलानी है या वित्तीय सेहत राज्य की सुधारनी है तो केंद्र हमें मदद करे। केंद्र बड़े भाई की भूमिका में जरूर होता है, केंद्र बहुत सारी गारंटीज देता है, लेकिन करना राज्य को होता है। तो अब जो 19 तारीख को राज्य का बजट आएगा, जब राजस्थान का बजट पेश किया जाएगा तो बहुत कुछ इस बजट की झलक उसमें भी देखने को मिलेगी। मैंने इसलिए कहा कि निर्मला सीतारमण ने इसमें अपना पूरा अनुभव इसलिए निचोड़ दिया कि पहली बार वो किसी भी ऐसी घोषणा से बचे हैं जिसमें केंद्र सरकार को किसी तरह का तुरंत अभी कोई वित्तीय व्यवस्था उसके लिए करनी पड़े, क्योंकि देश की आर्थिक सेहत भी देखनी होती है। आप जब सत्ता के अंदर आते हैं तो आपको लोक लुभावन घोषणा करनी पड़ती है, क्योंकि सियासी मजबूरी होती है। जब आप सत्ता से जाने की ओर होते हैं और दोबारा सत्ता में आना चाहते हैं तब आपको करनी होती है। लेकिन ये 3-3.5 साल का वक्त ऐसा है जब आपको किसी भी ऐसी घोषणा से बचना था, और वही उन्होंने किया। आपको अगर आत्मनिर्भर बनाना है, हम भी अगर हमारे परिवार की भी आपने देखा एक पारिवारिक व्यवस्था में यही होती है कि आप अपने बेटा बेटी को अगर खुली छूट दे देते हैं तो वो अपना विकास नहीं कर पाता है। उसको हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बताना होगा कि दुनियादारी किस तरह से है। वही इस बजट में देखने को मिलता है। वो इसलिए कि किसी तरह की कोई वित्तीय प्रावधान उस तरह के नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं वो युवा को सशक्त बनाएगा, किसान को मजबूत बनाएगा, और जिस तरह से 12 लाख तक की टैक्स की हम जिस तरह की छूट की बात करते हैं वो सबसे बड़ा एक फैक्टर है। वो फैक्टर ऐसा है जो आम जनमानस को, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग जो था, उस तमाम जो वर्ग है उसको उसका फायदा मिलेगा। पर्यटन की हम बात करते हैं तो देखिए उन्होंने कहा कि देश के 50 ऐसे पर्यटन स्थलों को हम, चुनिंदा पर्यटन स्थलों को और ज्यादा विकसित करेंगे जहां पर हम युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सके। प्रदेश का, अब देश का हर नवा जो युवा है उसको हॉस्पिटैलिटी से आपको जोड़ना ही होगा। जोड़ना इसलिए कि जो फ्यूचर है वो आप इसी आतिथ्य सत्कार का ही फ्यूचर है, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती है, जिस तरह से स्ट्रेस बढ़ता है एक आम जनमानस के अंदर, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको उस तरफ बढ़ता है, वो जाता है नेचर की तरफ लौटना चाहता है। और कोविड ने तो हमको बहुत सिखाया कि नेचर की तरफ जाएं। तो जिस तरह के अभी कुलदीप सिंह जी भी बात कर रहे थे कि जो शिशु, किशोर और तरुण है उसमें तरुण प्लस और जुड़ गया है। 20 लाख तक का आपको मौद्रिक लोन मिल सकता है, मुद्रा लोन मिल सकता है। यानी होम स्टे से कई फायदे होंगे आपको। एक तो हम जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आना चाहता है, कम पैसे में स्टे करना चाहता है, क्योंकि अब तक देखा गोल्डन ट्रायंगल वाला टूरिस्ट है वो दिल्ली उतरता है, जयपुर आता है, शाम को वापस लौट जाता है। नहीं, उसको हमको रोकने के लिए क्या करना है? लेकिन निर्मल जी, क्या ये भी पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि हम इंतजार करते हैं टूरिज्म के लिए भी एक समय का, एक सीजन होता है जिस टूरिज्म का समय होता है, और उसी वक्त सारा फिर शहर जाम के हालात में भी गुजरता है। लेकिन क्या ओवरऑल पूरे साल भर टूरिज्म ग्रो करता रहे हर एक स्टेट के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी ये बजट दिखा रहा है? निश्चित तौर पर देखिए इस मिथक को तोड़ा गया है, और राजस्थान इसमें स्टीयरिंग सीट पे था। हमने कहा था नो ऑफ सीजन ऑल सीजन टूरिज्म सीजन। वो इसलिए कि हमारा तो एक प्रोडक्ट, और हमारा ही नहीं, राजस्थान नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात की बात करें तो वहां के टूरिज्म प्रोडक्ट ले लो, एमपी की बात करते हैं वहां के टूरिज्म प्रोडक्ट ले लो। सारे प्रोडक्ट इस तरह के जिनको हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत थी, उनकी प्रॉपर मार्केटिंग करने की जरूरत थी। उन्होंने यही कहा होम स्टे बढ़ाइए, मेडिकल टूरिज्म, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली ऐसी रही है जिसमें हिंदुस्तान को
प्राचीन काल से पूजा जाता है, देखा जाता है, हिंदुस्तान की तरफ देखा जाता है। केरल में जाते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा एक अलग तरीके की होती है, राजस्थान आते हैं तो हम पंचगव्य, हमारे यहीं हमने दिया है कि कैसे हम गोधन को संवारें, गोधन को संवारने के साथ पंचगव्य से कैंसर जैसे इलाज किए जा रहे हैं। और इस बजट में तो खास बात और देखिए आप, जो एक जिस तरह से कस्टम ड्यूटी कम की गई है, वो खास बात यह है कि कोबाल्ट का जो पाउडर आता था उसके ऊपर कम की गई है, लिथियम के ऊपर कम की गई है, जिंक के ऊपर कम की गई है। इसका सीधा फायदा ये मिलेगा, लिथियम से कम करने का फायदा तो ये मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जितने भी वो सस्ते हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते करने के पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा युवा स्टार्टअप से जुड़े, एआई से जुड़े, अपने आप को और ज्यादा साधन संपन्न करे, और ज्यादा स्किलफुल करे। कोबाल्ट से फायदा ये होगा, कोबाल्ट को जब सस्ता किया, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर घटाई गई, उसका सीधा फायदा होगा कैंसर पेशेंट जो बहुत महंगी दवा लेते थे उनको राहत मिलेगी। जिंक की जब हम बात करते हैं तो उससे हमें जो उर्वरक है हमारा वो सस्ता होगा। यानी इसके पीछे का जो विचार है वो बहुत अच्छा है। उससे अच्छी बात यह अनुभव, इसलिए मैं दोबारा उस पर आऊंगा, अनुभव इसलिए कि हमको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमने छोटी छोटी छूटें दी हैं, छोटे छोटे प्रावधान किए हैं, उसके दीर्घगामी परिणाम होंगे और निश्चित तौर पर इससे हर वर्ग उसको फायदा मिलेगा, हर वर्ग सशक्त होगा। और जब 2030 का भारत आप देखेंगे, 2030 का राजस्थान देखेंगे तो युवा आपको ज्यादा सशक्त, ज्यादा रोजगारोन्मुख, ज्यादा स्किलफुल और ज्यादा कर्मठ आपको नजर। बिल्कुल ज्यादा, जिस तरीके से निर्मल जी को हम सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 28 के बजट के इंतजार की जरूरत नहीं है, 26 के बजट के इंतजार की जरूरत नहीं, जो किया वो सब इस बजट ने पूरा कर दिया। लेकिन मनीष जी, क्योंकि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि भाई एक बड़ा हिस्सा है जो रेगिस्तान है, और वो हमारा एक लंबे दौर तक ड्रॉबैक रहा है, क्योंकि वहां योजनाओं का एग्जीक्यूट करना ही असंभव रहा है। लेकिन जब हमने दिल से उस रेगिस्तान को समझना शुरू किया तो पाताल में पेट्रोल निकल आया और ऊपर से ऊर्जा निकल आई। क्योंकि आप ऊर्जा और सोलर ऊर्जा के एक्सपर्ट हैं, जरा बताइए इस बजट में इससे राजस्थान को कितना फायदा होगा। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भी जो 35 लाख करोड़ के आसपास के एमओयूज हुए ना राइजिंग राजस्थान में, और उसमें मैक्सिमम सौर ऊर्जा और ग्रीन ऊर्जा के हैं, उसको प्रमोट करने के लिए कितने लाख करोड़ का प्रावधान? देखिए साहब, राजस्थान के अंदर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। अगर मैं कहूं कि देश में सबसे बड़ी संभावनाएं सौर ऊर्जा की है तो डेफिनेटली राजस्थान के ही अंदर है। अगर हम किसानों से और सौर ऊर्जा को अगर हम क्लब करते हैं तो कुसुम कंपोनेंट ए और कुसुम कंपोनेंट सी, दो ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो राज्य सरकार के सहयोग से हैं, तो पिछले एक साल के अंदर लगभग 15,000 मेगावाट के आसपास की योजनाएं धरातल पे आ चुकी हैं, जिसका लाभ सीधा किसानों को होगा। अगर मैं उसको इस तरीके से करूं कि लगभग 9 से 10,000 मेगावाट के तो पीपीएज ऑनगोइंग हैं या हो चुके हैं, बाकी होने वाले हैं। और एवरेज हम बात करते हैं तो एक किसान को लगभग 1.5 मेगावाट से लेकर 4 मेगावाट तक के उन्होंने पीपीए किए हैं राज्य सरकार के साथ में, तो लगभग 4 से 5,000 किसानों को डायरेक्ट इससे बेनिफिट होगा और उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। अगर हम इसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए से लेकर 4 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो अगर 15,000 मेगावाट को मैं टारगेट करता हूं तो आप ये देखिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा, जो कि अपने प्रदेश के अंदर होगा, जिससे सीधा फायदा प्रदेश के किसानों को और प्रदेश की जनता को या कह प्रदेश के उद्योग धंधों को होगा। अगर मैं आज के इस बजट से बात करूं तो आज के इस बजट में क्लीन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सोलर पीवी सेल्स, ईवी बैटरीज, मोटर एंड कंट्रोलर्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, विंड टर्बाइंस और वेरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और ग्रिड स्केल बैटरीज पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इस बजट में एग्जैक्ट अमाउंट कितना है ये शाम तक पता लगेगा, लेकिन ये योजना अगर इसका लाभ राजस्थान सरकार और राजस्थान की उद्योग धंधों को मिले तो आप ये मान के चलिए कि हजारों की संख्या में नए रोजगार पैदा होंगे मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा कह रहे हैं रोजगार तो हो गई, और मैं मोटे तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक हम जो बिजली खरीदते आ रहे थे महंगे दामों पर, अगले 5 साल के अंदर हम बिजली बेचते हुए नजर आएंगे और हम एक तरीके से बिजली की खेती करने के लिए तैयार हो चुके हैं। काफी हद तक आप कह सकते हैं। अगर ये जितनी भी परियोजनाएं केंद्र सरकार की हैं और एमओयू जो राइजिंग राजस्थान में हुए हैं, अगर ये मूर्त रूप से अगले 5 साल के अंदर धरातल पर उतर आए तो राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्माता प्रदेश बनेगा। इससे बेनिफिट डायरेक्ट सभी को होगा, पूरे देश में तो सबको होगा, राजस्थान की जनता को भी होगा इसका सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, लेकिन आपको एक मोटे तौर पर बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ सुनील जैन जी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आपको यह समझा पाएंगे कि जो बजट आया है ना उसमें 1 रुपए कहां से आना बताया गया है और 1 रुपए कहां जाना बताया गया है। जरा पहले यह देखिए कि 1 रुपए कहां से आ रहा है, एक बार पीछे डालिए जरा, कि जो बजट के अंदर बताया गया है कि भाई 1 रुपए कहां से आ रहा है, उसमें कहां कहां कितना कितना हिस्सा दिखाया गया है।
ये देखिए सुनील जैन जी, आप ही देखिए, और मुमकिन है तो एक बार खड़े ही हो जाते हैं। चलिए, ये बजट है 2025-26 का, इसको जरा समझाइए कि भाई जो पैसा आ रहा है उसमें कहां कहां 2024 के कंपैरेटिवली उसमें अंतर आया है और पैसा बढ़ा है हमारे पास। देखिए, इनकम टैक्स साइड में जाइए, आ जाइए आप साइड लगभग 34 लाख करोड़, जैसे आपने बताया 50 लाख करोड़ का हमारा टोटल जो बजट साइज है, लगभग 34 लाख करोड़ का बजट साइज है। और उसमें जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर है वो इनकम टैक्स है, वो 22% के लगभग हमारा इनकम टैक्स से कंट्रीब्यूट होता है। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो उसमें लगभग कहीं दे रखा होगा यहाँ पे 17% के लगभग कॉर्पोरेट टैक्स से हम लोग आ रहे हैं। मतलब दोनों मिला के 39% के लगभग हम लोग इनकम टैक्स ही लेते हैं। इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स एक ही बात होती है, ठीक है। तो मतलब 40% तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है, और समझने के लिए देखिए 18% जो है हमें जीएसटी दे रहा है। मतलब टैक्सेशन का जो पार्ट है, बता रहा हूं, इसमें अगर आप इसको 24-25 के साथ कंपेयर करेंगे ना, जो ये 22% इनकम टैक्स है वो 24-25 में 19 था। बिल्कुल सर 3% की यहां बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल। इनकम टैक्स में लगातार इनकम टैक्स काफी इफेक्टिवली वर्क हो रहा है, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है, टैक्स रिफॉर्म्स लगातार चल रहे हैं। उस वजह से इनकम टैक्स के अंदर लोगों के अंदर एक जो होता है कि पेमेंट देने की अब एक टेंडेंसी डेवलप हुई है, उससे ये फिगर सामने आ रहे हैं। जीएसटी के फिगर्स भी लगातार हम देख रहे हैं बढ़ पा रहे हैं लगातार। ठीक, लेकिन अगर विजेंद्र जी अगर देखें इस पूरे फिगर को, अपन देखें 34 लाख करोड़ को, यदि मैं पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करता हूँ, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, तो इस पूरे 34 लाख करोड़ का जो हमारा कलेक्शन है उसमें हम 25,000 रुपये एक पर्सन से हम लोग कलेक्ट कर पा रहे रेवेन्यू। वो बहुत मीगर वैल्यू है। मतलब अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हो पा रही है, इंक्रीमेंटल की बात तो हो रही है। मैं लेकिन इसको देखकर खुश हूं, जो हम बोरोइंग और जो बाकी अब आपको बताता हूं विजेंद्र जी, बताऊंगा आप 24-25 में 27% थी सर, 27 पैसे थी, जो इस वक्त 24 हो गए, 3 पैसे कम हुई है, ये अच्छा है। बोरिंग हमारी जरूर कम हुई है। हमारी जो टोटल आप अगर देखेंगे पैसा कहां जा रहा है, तो आप देखेंगे 20% पैसा, मतलब 50 लाख करोड़ में से 20% पैसा लगभग 10 लाख करोड़ रुपया हम लोग पे करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। डाल दीजिए पैसा कहां जा रहा है, 1 रुपए कहां जा रहा है, जरा उसको भी डाल दीजिए आप उसको। 24-25 में जो असम्पशन लिया गया है कि भाई 1 रुपए कहां जा रहा है, ये रहा सर। अब ये देखिए इसमें से 20% जो है हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, 20% टोटल पैसा जो हमारा 1 रुपया आ रहा है, मतलब 50 रुपए पैसे उसमें से 20 पैसे, मतलब 10 लाख करोड़ रुपया, तो सिर्फ हम ब्याज में पे कर रहे हैं हम लोग। तो डेवलपमेंट में अगर बात करें तो हम लोग सारा पैसा मोस्टली रेवेन्यू में खर्च कर पा रहे हैं। डिफेंस में हमारा 8% खर्च हो गया, मेजर सब्सिडीज में हमारा 6% खर्च हो गया, फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो कुछ ट्रांसफर्स होते हैं उसमें 8% खर्च हो गया, स्टेट्स को जो देते हैं उसमें करीब 22% खर्च हो गया। तो हम देखते हैं इसमें हमारे पास कैपिटल खर्च करने का कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो मैं एक्साइटेड हूँ, जो टेक अवे सर ये बढ़ गया है। मैं अगर इसको 24-25 के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो ये 19 पैसे था, अब 20 पैसे हो गए सर। ये 19-20 पैसे की बात मत देखिए आप ये देखिए जो छोटा मोटा बढ़ रहा है, लेकिन हमें जो देखने वाली बात है ना, ये है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज हैं। हमारी कंट्री एक पुअर कंट्री के रूप में है सर, अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, और उसको जो चेंज कर सकते हैं, वो चेंज करने के लिए जो बड़ा टेक अवे मैं देखता हूँ इस बार बजट में निर्मला सीतारमण जी जो दिया है, वो दिया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। उन्होंने एक आइडिया दिया है कि हम लोग जो पैसा सरकार के पास चूंकि लिमिटेड होता है, अब पैसा आएगा कहाँ से। देखिए विजेंद्र जी, इस इकोनॉमी को पूरा कन्वर्ट करना है ना यदि, तो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हम जिसको कि अक्सर ये डिबेट होती है कि पॉपुलेशन से नेगेटिव थिंग और पॉजिटिव थिंग, इट कैन बी ए पॉजिटिव थिंग, इट इज़ ए पॉजिटिव। मेरा एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए असेट है, और असेट कब होगी, जब उसको काम में लेंगे हम लोग। काम में कब लेंगे, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू कब होगी, जब सरकार के पास पैसे होंगे। अब पैसे तो नहीं तय हो गया, अब पैसे नहीं होने के बावजूद भी सरकार कैसे काम करे, उसके लिए निर्मला जी ने एक आइडिया दिया है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है, उसका नाम दिया है उन्होंने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। 1.5 लाख माफी के साथ रोड, आप कह रहे हैं सरकार के पास पैसा नहीं है? सरकार के पास लिमिटेड पैसा है सर, 50 लाख करोड़ रुपए 140 करोड़ लोगों के लिए बहुत कम होता है। अच्छा, अगर मैं ये पढ़ रहा था कि भाई फॉरेन रिजर्व हमने बढ़ाया गया है, तो क्या वो हमारे काम का नहीं? सर फॉरेन रिजर्व जो होता है वो 600 अरब डॉलर के आसपास खर्च करने के लिए नहीं होता सर। वो फॉरेन रिजर्व तो एक अलग मैकेनिज्म होता है कि वो अभी कभी बढ़ता है घटता है, वो कोई हमारा असेट नहीं है। मतलब वो एक तरीके से करेंसी एक्सचेंज है, उसको आप डिफरेंट तरीके से मानिए, वो डिफरेंट है। वो भी तो बढ़ रही है ना भाई। विजेंद्र जी आप सिंपल देखिए सर, बहुत ही सिंपल, मैं आम हमारे दर्शक उस हिसाब से बता रहा हूँ। 50 लाख करोड़ आपने बताया अभी है, 34 लाख करोड़ हम रेवेन्यू से लेते हैं, 18 लाख करोड़ तो हम फिर बोरिंग कर रहे हैं, 16 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग फिर हम कर रहे हैं, क्योंकि फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो विशेष साइकिल में हम लोग चल रहे हैं। मेजर बात है कि बोरिंग को आप गलत मानते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण आपको बोरिंग करनी पड़ेगी। मैं बजट के प्रोग्राम में देता हूं कि भाई 1 लाख की जिसकी तनख्वाह है वो 60 से 70 लाख के घर पे लोन लेता है, और फिर वो उसको बोरिंग करता है। मेरा सवाल है कि अगर इस बोरिंग करने से अगर हम 5 साल के बाद
इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहे हैं और पैसा आ रहा करनी है, ही चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होता है ना सर। सर विजेंद्र जी, मैं बिल्कुल स्ट्रांगली कहता हूँ, हम लोग बोरिंग तो और ज्यादा कर सकते हैं, बट हमारी फिजिकल प्रूडेंस जो है उसके नॉर्म से हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो बोरिंग तो करनी पड़ेगी, करनी भी चाहिए ना, अच्छी है। डेवलपमेंट के लिए बोरिंग होती है, तो अमेरिका में तो बहुत बोरिंग चल रही है, अमेरिका तो डेट में गिरा हुआ है, बट वहाँ डेवलपमेंट चल रहा है। एक बात जो सर मैं बताना चाहता था दर्शकों को, आपके लिए भी सर बताइए ना कि 1.5 लाख करोड़ का जो फंड है सर, हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जब तक प्राइवेट फंड नहीं लेके आएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट फंड लेके कैसे आएंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इन्होंने इनिशिएट किया है। इस बार थोड़ा सा बात लगातार होती है, बट थोड़ा इस बार फर्स्ट लेवल पे जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें पहला अनाउंसमेंट ये किया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंकरेज करने के लिए 1.5 लाख करोड़ का बजट इन्होंने एक बार फंड सेटअप किया, उसका नाम दिया इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड के साथ में उन्होंने 1 लाख करोड़ का और एक अनाउंसमेंट किया, वो क्या? अर्बन चैलेंज फंड। मतलब उसमें यह कि अर्बन चैलेंज क्यों है? चैलेंज ये कि 50% पैसा अगर आप कहीं और से ला सकते हो in the form of kind of bond, in the kind of some kind of foreign investment, whatever way you can bring in for infrastructure development. If this is for cities and states, वो तो 25% हम दे देंगे, that's the challenge. ठीक है। राजस्थान अगर चाहे तो उसमें मैक्सिमम पैसा ले सकता है, तो 10 उसमें से, बट ये है कि 1 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट है इस साल 25-26 के लिए, ये 10,000 करोड़ है। 10,000 करोड़ रुपए हमें इस बार हमें अनाउंसमेंट में, बट एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। और वो जो डेवलपमेंट है वो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आता है तो उसमें क्या होता है कि कैपिटल और आ जाती है, मतलब जो 50 लाख करोड़ का साइज है वो चेंज हो जाता है। अब क्या हो रहा है? पब्लिक का पैसा आ रहा है, प्राइवेट फंड्स आ रहे हैं, प्राइवेट फंड्स जब आना चालू होते हैं तो इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। तो विजेंद्र जी, अभी हमें क्या जरूरत है? जैसे ऑटो रिक्शा को स्टार्ट करने के लिए जैसे एक खींचते थे ना, उसको हमें इकोनॉमी को स्टार्ट करने की जरूरत है। पॉपुलेशन विल चेंज इनटू एन एसेट once we start our economy। तो सर ऑटो रिक्शा में भी इलेक्ट्रिक बटन आ गए हैं। अब बटन आ गए ना सर, वो तो उसको बटन दबा, अब वो तो क्या था, हमारा देश पहुंच गया। बटन दबाने में उतना मजा नहीं आता था जितना खींचने में मजा आता था। तो स्टार्ट करने का जो एक पॉइंट है ना कि इकोनॉमी को स्टार्ट करना है। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन जिनमें क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट का जिक्र किया और डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में मायने रखता है और उसमें रियल एस्टेट अपने आप में मायने रखता है। इस बजट को रियल एस्टेट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? मतलब मैं इसको बहुत बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि जितना टूरिज्म बढ़ेगा उतना ही मॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा फॉर द टूरिस्ट, मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी बट टूरिस्ट के लिए भी, और उतना ही रियल एस्टेट में बूम आएगा। मैं सबसे बढ़िया बात ये मानता हूँ कि इनने जो 12 लाख रुपए का नो इनकम टैक्स का वो बोला, वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आम आदमी के साथ साथ एक बिजनेसमैन सबको बहुत रिलीफ मिला इस चीज़ से और उनको बहुत मदद करी, सहायता करी है। अब एक आम आदमी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सपना पूरा कर सकता है, एक बढ़िया घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है अपना। नहीं, लेकिन अगर आम आदमी की बात करेंगे तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं बूम आएगा, भाई बूम जितना आता है आम आदमी की रेंज से उतना ही फ्लैट और मकान दूर चला जाता है, तो उसको हम इकोनॉमिकली रेंज में भी लेकर आए, ये भी तो रियल एस्टेट के लिए चैलेंज होता है ना कि भाई सबको दें। तो उसको इस बजट में कुछ ऐसा है कि भाई अगर आप इस कैपिंग के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे, LIC क्रिएट करेंगे या फिर इकोनॉमिकली करेंगे, तो उस पर सरकार की तरफ से कुछ है ऐसा कुछ? मैं बात करने का उसमें ये है सर कि जो 7 लाख से 12 लाख जो हुआ है ना सर, उसे जो सेविंग 5 लाख की जो सेविंग हुई है, उसके ऊपर आदमी अपना एक छोटा फ्लैट ले सकता है, अपनी EMI बंधा सकता है और बैंक भी उस पर लोन दे सकता है, तो उससे रियल एस्टेट में जी आपका जो सवाल था उसका मैं देना चाहूँगा सर उसका कि ये जो आपने कहा कि आम आदमी को मकान अफोर्डेबल मिलना चाहिए, मैं इसका स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि आम आदमी की जो आवश्यकता है वो मकान को महंगा नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। बूम का मतलब ये नहीं है कि हम प्राइसेस बढ़ाते जाएं, दैट इज नॉट द बूम। बूम वो है जब हम डेवलपमेंट ज़्यादा करते जाएं, और डेवलपमेंट तब होगा जब अफोर्डेबल होगा। तो अफोर्डेबल करने के लिए एक जो सरकार ने किया है इसी बजट में इसी बजट में उन्होंने कहा है कि हम लोग असेट मोनेटाइजेशन प्लान दिया है 25 से 30 का असेट मोनेटाइजेशन प्लान। असेट मोनेटाइजेशन प्लान से ये 10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए वो क्या है असेट मोनेटाइजेशन? सर जमीनों की कीमतें क्यों बढ़ रही है? सरकार भी जमीनों की होर्डिंग कर रही है। सरकार के लेवल पे अगर होर्डिंग हो रही है तो कीमतें बढ़ रही है, हर आदमी होर्डिंग करने में लगा हुआ है, जमीनों की कीमतें बढ़ रही है। दैट्स नॉट राइट फॉर द इकोनॉमी। हमें इसकी रोकने के लिए सरकार ने कहा अब हमारी जो असेट है, असेट उनके पास मैक्सिमम लैंड ही है, ठीक बात। तो लैंड अगर बेचेगी सरकार तो क्या होगा? लैंड सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस विल कम डाउन डेफिनेटली। सर लेकिन एक लिमिट वो तो एक नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप रेलवेज के पास में, वेयर हाउसेज के पास में, आपके गवर्नमेंट के जो बॉडीज है, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई रेलवे को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, या फिर सरकार को अपनी योजनाओं को एग्जीक्यूट नहीं करना, हाईवे नहीं बनाना या कुछ और काम नहीं करने। सरकार को भी तो जमीन चाहिए ना सर, ऐसा थोड़ी ना कि सारी को फ्री कर सकती है। कल हमने आपसे वादा किया था कि बजट के बाद बजट को आपकी ही भाषा में आपके लिए ही समझाएंगे, तो उसी कोशिश में लगातार हम लगे हुए हैं कि इस बजट में आपके लिए क्या खास है।
अगर आप एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हैं तो क्या खास है, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो क्या खास है, अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी है तो भी क्या खास है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप रोजगार में लगे हुए हैं, आप बेरोजगार हैं, आप उद्यमी हैं तो क्या खास है। हर सेक्टर को डिस्कस करें, किसान है तो क्या खास है। मेरी सहयोगी जयति लगातार बनी हुई है और जयति के साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। जयति, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो अनंत काल से अनंत काल के लिए आप जितना डिस्कस कर लीजिए वो कम ही नजर आता है, लेकिन फिर भी हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनकी राय क्या है। बिल्कुल विजेंद्र, आपने ठीक कहा, क्योंकि सुबह से ही जब से बजट आया है चारों तरफ इसकी सराहना भी हो रही है, इसे डिकोड भी किया जा रहा है। मेरे साथ में पैनल मौजूद है और जिस तरह से आपने अपनी बात को समअप किया था, क्योंकि 10 सालों की भरपाई आपने इस बजट को कहा, लेकिन कई सेक्टर्स के साथ अर्थशास्त्रियों की उम्मीद भी इस बजट के साथ जुड़ी हुई थी। अर्थशास्त्री भी ये कह रहे थे कि कई सारी चीजें ऐसी हैं, भले वो रक्षा क्षेत्र में निवेश की बात हुई, अगर स्मार्ट निवेश किया जाता है रक्षा के क्षेत्र में तो उससे भी जो बूस्ट है अर्थव्यवस्था में वो भारत की मिल सकता है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर यशवर्धन सिंह मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, इनसे सवाल पूछ लेते हैं। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया तो यही, क्योंकि बजट अर्थशास्त्रियों के लिहाज से कितना अच्छा लगा। ग्लोबल तरीके से हम बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के लिहाज से भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए तो अर्थशास्त्रियों की राय ये थी कि भले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या फिर वो बैंकों में तरलता की बात हो, अगर ये सारी चीजें की जाएगी अच्छे इन्वेस्टमेंट स्किल्स के साथ में तो ये बजट कारगर साबित होगा और सभी की झलक नजर भी आ रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बजट? देखिए, ये बजट काफ़ी स्पेशल बजट हम बोल सकते हैं, बिकॉज ये पहला फुल बजट होगा मोदी 3.0 का। और जैसे अभी हम यहाँ स्टूडियो में डिस्कस भी कर रहे थे, इनकम जो हमारी है स्टेट गवर्नमेंट की जो इनकम है, अगर हम 2 साल पीछे जाते हैं तो इनकम टैक्स कलेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 15% का शेयर रखते थे टोटल इनकम के अंदर, जो कि अब बढ़ के शेयर हो गया ऑलमोस्ट 22%। तो आपका इनकम कलेक्शन इनकम टैक्स के थ्रू वहाँ बढ़ रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे बोरोइंग्स, वही हम 2 साल पहले जाते हैं तो 34% शेयर था बोरोइंग्स का गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स में, जो कि अभी कम होके 24% पे आ गया है, तो वहाँ भी कमी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के लिए ये एक फ्री फ्लो बजट है, इन द सेंस बोरोइंग्स कम करके और उनको दिख रहा है कि उनके रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं और उसी को वो रीएलोकेट कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जो कि हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कैसे एग्रीकल्चर को लेके एक इम्पॉर्टेंट जो 4 पिलर्स की बात हो रही है बजट में, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, जो कि 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जहां पर ऑलमोस्ट हमारा 45% वर्कफोर्स एंगेज्ड है। तो अभी जो गवर्नमेंट का फोकस है वो इन 2 सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फोकस है कि एग्रीकल्चर में हम कैसे ग्रोथ ला सकते हैं और साथ ही साथ एमएसएमई को हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अभी डेफिनेशन भी वापस से बजट में चेंज करी है एमएसएमईज के कैटेगराइजेशन को लेके, जिसके लिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा एमएसएमईज उस डेफिनेशन के अंदर आएँ और उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो ये मुझे लगता है 2 बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो हम देख रहे हैं और आने वाले 2-3 सालों के अंदर, बिकॉज हमारा जो रोड मैप है वो विकसित भारत का है 2047 तक, और हमें उसको अगर कैपिटलाइज करना है, उस पर काम करना है, तो ज़्यादा पॉपुलिस्ट ना होके अगर हम सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आने वाले सालों में। लेकिन यशवर्धन जी, क्योंकि उम्मीदें इस चीज़ को लेकर थी और खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर से ही जोड़कर इसे देखा जाए, पूंजीगत व्यय कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों में आर्थिक सुस्ती बीच में नजर आई थी, लेकिन अब वो काल है जब लोग स्पेंड भी अच्छे से कर रहे हैं, इनकम कैपेसिटी भी बढ़ी है तो स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। तो क्या यही कारण रहा कि सरकार जनता पर भी उतने कॉन्फिडेंटली ये चीज साफ कर पाए कि नहीं, चलिए हमारी जनता है अच्छे से स्पेंड कर रही है, अच्छी इनकम है और इसके बाद में इन्हें ये पॉलिसीज दी जा सकती है? नहीं, डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप जैसे देख रहे हैं इनकम लोगों की बढ़ रही है, उसी का रिफ्लेक्शन आपके इनकम टैक्स कलेक्शंस के अंदर दिखता है। और ये हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 सालों से इनकम टैक्स कलेक्शंस जो फाइलिंग है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ बढ़ी है लास्ट 1 साल के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। अब दूसरा, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है हमारे लिए, और लोगों की स्पेंडिंग जो कंजम्पशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है हमें तो बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार ने जो इनकम टैक्स, न्यू इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स कोड बिल जो लेके आने वाले हैं, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, जिसमें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिडिल क्लास को मिलने वाला है, जो कि बहुत बड़ा स्पेंडिंग ग्रुप है इकोनॉमी के अंदर। तो अगर हम वो इनकम टैक्स रिलीफ वहाँ देने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख का होगा ऑन एवरेज, तो वहां पर वो इनकम दोनों तरीके से कंजम्पशन भी बढ़ाएगी इकोनॉमी के अंदर, जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा ओवरऑल, दूसरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएगी, जो इवेंचुअली अभी शॉर्ट टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये जो इनकम टैक्स रिलीफ मिलेगा डायरेक्ट टैक्स कोड बिल के थ्रू, उससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को फ्यूल कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर।
ठीक है, आपने कहा कि फ्यूल किया जा सकता है, जो कंजप्शन है उसको भी, और साथ ही साथ क्योंकि बजट को लेकर के चर्चा जारी, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नवनीत अग्रवाल, माफ कीजिएगा, नवनीत अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। नवनीत जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, इस बजट को सुबह से आप देख भी रहे हैं, जब से ये बजट अनाउंस किया गया, और बजट से उम्मीदें बहुत सारी थी, खासतौर पर इस इंडस्ट्री को भी जिसमें हम आयात और निर्यात की बात करते हैं। क्या वो सभी उम्मीदें फुलफिल हो पाई है इस बजट के माध्यम से, और अगर हाँ फुलफिल हुई है तो आने वाले एक वर्ष के लिए किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है नई पॉलिसीज के माध्यम से भी? व्हाट्स योर टेक? डॉक्टर मिश्रा, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ, और मैं फर्स्ट इंडिया से मॉर्निंग से जुड़ा हुआ हूँ। स्टूडियो में आने का मौका मुझे अभी मिला है जी। तो सबसे पहले आभार के पात्र हैं फर्स्ट इंडिया, जो जिस तरीके से आपने एक वॉर स्केल पे इस बजट का स्पॉट एनालिसिस किया है, प्रोबेबली एग्जाम्पलरी है सभी चैनल्स के लिए, कि इस तरह से आपने सभी सेक्टर से, सभी वर्गों से आपने एक्सपर्ट्स को बुलाया यहाँ पे। जी, ऐसा लगता है कि जो एक साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उनकी जो नीतियाँ बनाने की कोशिश थी उसको पंख लगने वाले हैं, और जो उन्होंने सपने देखे हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए, सभी जिलों के लिए, वो साकार होंगे इस बजट के माध्यम से। क्योंकि जैसे मुझे मेरे देश से प्रेम है, मुझे राजस्थान से विशेष प्रेम है। जी, आप थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं और हम देखें कि जयपुर से लेके जोधपुर तक, जोधपुर से लेके बाड़मेर तक, और बाड़मेर से लेके जैसलमेर तक हमारा एक उद्योग है जो बहुत पुराने समय से चल रहा है, और जिसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, और वो है चमड़ा उद्योग। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल वही था आपसे। और उस पे हमें डायरेक्ट इस बजट के अंदर हमें सपोर्ट मिलता दिख रहा है। तो फिर से हमारे यहाँ पे टैलेंट रिटेंशन होगा। जो लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं और कुछ समय से एक्सपोर्ट्स के अंदर नहीं जुड़ पा रहे थे, जी, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। और इसी तरह से राजस्थान के अंदर हम देखेंगे तो अमूमन 10 सेक्टर ऐसे हैं जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, गारमेंट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, मार्बल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए हमारे यहाँ से, ये खनिज विभाग हो गया, इन सभी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ है। और एक नया हमारे यहाँ पर जो हमने देखा पिछले कुछ 5-7 साल के अंदर, वो आए हैं स्टार्टअप्स। राजस्थान के अंदर स्टार्टअप्स जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, और ख़ासतौर से एनर्जी सेक्टर में, जी, ई सेगमेंट के अंदर, ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए भी बजट में सौगात है। तो ऐसा लगता है कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कोशिश करी है कि सभी सेक्टर को इस तरह से ग्रोथ दी जाए कि हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े। क्योंकि हम काफ़ी देर से भी एनालिसिस देख रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ने से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और जिस तरह से सेक्टर्स के अंदर जो स्कीम्स आ रही हैं, आप देखिए एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। करेक्ट। कंजम्पशन बढ़ने के साथ साथ जिस तरह की स्कीम्स हम लेकिन लेकर नवनीत जी, के आ रहे हैं, अगर इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज लाइक फुटवेयर एंड लेदर, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे हो, और राजस्थान के लिहाज से क्योंकि बहुत पुराने समय से काम चला रहा है, अब रिकग्नाइज ही होगा, इससे और ज़्यादा फ्लरिश किया जाएगा। तो जो उम्मीदें हैं अब सेक्टर वाइज ना रह करके, क्या ये कहा जा सकता है कि हर एक एमएसएमई से भी अब क्योंकि बढ़ावा मिलेगा, तो ये ओवरऑल फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री को ग्रो करते हुए, और खासतौर पर जब बात हम इसकी करते हैं आयात निर्यात की, उसे कैसे जोड़कर देखते हैं अगर इस नजरिए आप लेदर को देखेंगे, अगर हम खास तौर से लेदर की बात करें तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया था। हम आगरा के अंदर देखते थे कि काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है, ज़रूरत थी राजस्थान के अंदर इम्पेटस ग्रोथ आने की। इन स्कीम्स के थ्रू सभी स्टेट्स के अंदर लगभग सभी एक विशेष स्कीम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की श्री, आपने देखा होगा ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिसके अंदर प्रोडक्ट्स लेदर की तरह ग्रोथ चाहते हैं, इन स्कीमों से ग्रोथ मिलेगी और एक्सपोर्ट में डायरेक्ट बढ़ावा मिलेगा। ये होगा ऐसा, और इस तरह की बजट से ये आशा है कि सभी सेक्टर्स को, विशेष तौर से एमएसएमईज को अगर आप देखेंगे, एमएसएमईज को ना सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत थी, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट चाहिए, उन्हें गवर्नमेंट की स्कीम्स, सब्सिडीज़, वो सभी इस बजट के अंदर हमें नज़र आ रही हैं। और एमएसएमईज को आप अगर देखेंगे तो मोटिवेशन के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के ऑफिस स्टार्टअप कर रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस डायरेक्ट यहाँ पर हैं जो कि उनकी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, और बजट की ये जो स्कीम्स आई हैं उसके अंदर डेफिनेटली एमएसएमईज को बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल नवनीत जी, और जिस तरह से आपने कहा क्योंकि उम्मीदों वाला बजट था, उम्मीदें पूरी भी हुई। हमारे साथ में एक्सपर्ट्स के साथ में हमारे साथी भी मौजूद हैं, क्योंकि एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी जी भी सुबह से इसे एग्जामाइन कर रहे हैं। विमल जी,
उम्मीदों वाला बजट था, जनता में खुशी भी नजर आ रही है, लेकिन जितनी खुशी लोगों में है, सेक्टर्स में है, शेयर बाजार में उतनी खुशी नजर नहीं आई। कंफ्यूजन सा है। क्या कहता है शेयर बाजार नए बजट को लेकर? देखिए, शेयर बाजार को इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी। जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि पिछले बजट में जो केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने 10% की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट को बढ़ा करके 12.5% किया। मार्केट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हो सकता है उसमें रोल बैक हो, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर भी उम्मीद थी। स्टॉक मार्केट को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो स्टॉक मार्केट को सबसे बड़ा झटका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के स्पेंडिंग की जो घोषणाएं हुई थी उसका लगा। हम बजट को पिछले 4-5 दिन से लगातार निगाह बनाए हुए हैं। आज सुबह जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण की शुरुआत की, बाजार ने उसको सपोर्ट किया और बाजार ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया। मार्केट करीब 11:30 से 12:15 बजे के बीच में 300 पॉइंट BSE सेंसेक्स पर था। लेकिन जैसे जैसे बजट भाषण खत्म होता चला गया वैसे वैसे मार्केट नीचे आता चला गया। जब अंत में टैक्सेस को लेकर के केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने घोषणाएं शुरू की थी उस समय मार्केट नेगेटिव चला गया। जब बाजार बंद हुआ उस समय स्थिर बाजार बंद हुआ। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति यही है, मार्केट के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बजट से अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं के ऊपर बाजार की अपेक्षाओं के ऊपर बजट खरा नहीं उतरा। अब क्या होगा? अब के बारे में ये माना जा रहा है कि चूंकि बजट डॉक्यूमेंट बहुत बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं, इनका एनालिसिस किया जाएगा। 2-3 दिन बाद में जो विशेषज्ञ हैं वो इस बजट को समझेंगे और उसके बाद में हो सकता है बाजार के अंदर कुछ नयापन नजर आए। कोठारी जी से पहले आपको अपना टेक सुना रहे थे विमल जी, आज के हाईलाइट में बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट तो आयकर छूट रही है। जिस तरह से इनकम टैक्स में राहत दी गई है, उम्मीद से भी ज्यादा आप लोग इसे कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके शेयर बाजार कंफ्यूज्ड नजर आया और गिरा भी। इसको लेकर के आप अपनी बात कर रहे थे, उसे कंप्लीट कीजिए। देखिए ज्योति जी, ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो अप एंड डाउन हुआ वो स्टॉक मार्केट की नेचर का है। जैसा कि मैं पहले भी दर्शकों को बता रहा था कि स्टॉक मार्केट जैसे जैसे बजट अनाउंसमेंट शुरू हुई थी उसके बाद उठना शुरू हुआ था और उसके बाद अचानक से धड़ाम से गिर गया। अभी चूंकि स्टॉक मार्केट का आगे क्या रुख रहेगा उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका कारण ये है कि बजट दस्तावेज बहुत बड़े दस्तावेज होते हैं, उनका विश्लेषण होगा। विश्लेषण होने के बाद में जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज है उन इंडस्ट्रीज के ऊपर उसका असर क्या होगा उसका विश्लेषण होने के बाद में बाजार अगला रुख तय करेगा। जी कहें कि मार्केट समझ नहीं पाया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट में 800 पॉइंट मार्केट उठना, तो प्रॉफिट बुकिंग भी तो बड़े सेक्टर्स की तरफ से की गई होगी। और अगर नेगेटिव लेना होता शेयर बाजार को इसे तो 150-200 पॉइंट डाउन होता, मात्र 20-25 पॉइंट के आसपास डाउन। विजेंद्र जी, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट बंद होने की बात कर रहे हैं। जो टोटल फ्लक्चुएशन हुआ वो तो 800 पॉइंट का हुआ है, 500 पॉइंट माइनस में था और 300 पॉइंट प्लस में था। लेकिन जो बंद हुआ वो स्थिर बंद हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस बजट को समझने की कोशिश कर रहा है। एक बजट से या एक दिन के अंदर बाजार के रुख को नहीं भापा जा सकता। ये एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट है और इस लॉन्ग टर्म को विश्लेषण करने के लिए निश्चित रूप से कुछ समय चाहिए, क्योंकि केवल बातों से ही काम नहीं चलता। शेयर बाजार में पैसा लगता है, जिसका पैसा डूबता है या जो पैसा कमाता है वही फील कर सकता है स्टॉक मार्केट में क्या होता है। ठीक, अच्छा सेक्टर वाइज भी मैंने देखा तो सेक्टर वाइज भी बहुत ज्यादा कोई बूम नहीं है, तो बिल्कुल सही सेक्टर को सपोर्ट नहीं। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग को लेकर के जो आकलन किया गया है वो कारण है। और चूंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग की जो राशि है वो राशि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी जो अपेक्षित थी। और इसके अलावा जो रिलीफ शेयर बाजार के रूप में जो मानी जा रही थी, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो इनकम टैक्स लगाया गया उसमें कमी होने की जो उम्मीद थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। यहाँ पर बजट पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और हम मनीष अग्रवाल जी, क्योंकि सोलर अपने आप में जितनी बात की जाए उतना कम, और प्रधानमंत्री ने इसको रेगिस्तान से निकालकर बाकायदा कहा है कि भाई घरों तक पहुंचाइए और घरों से निकालकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तक पहुंचाइए। यानी कि जहां सूरज की रोशनी आए वहां सोलर होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल ना आए और सरकार सरप्लस क्रिएट कर सके। मुझे राजस्थान से बेहतर देश के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं लगता जहां इसकी अनंत और अपार संभावनाएं हो। आपको लग रहा है कि जो 5 लाख करोड़ के आसपास जो पैसा आएगा स्टेट्स में बटेगा, उसका एक बड़ा हिस्सा तो राजस्थान आएगा ही। सोलर में भी जो पैसा लगाया गया उसका मैक्सिमम पैसा राजस्थान आएगा। देखिए, मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि आज की इस बजट की घोषणा में
जो कुसुम योजना है उसका बजट अभी तक 2525 करोड़ का था, जिसको बढ़ा के 2600 करोड़ की सब्सिडी करी गई है। और जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जो 3 किलोवाट तक के सिस्टम्स में सब्सिडी और उसके आगे की सब्सिडी की, जो अब तक 10,248 करोड़ रुपए का था, उसको 18,950 करोड़ रुपए बढ़ा के किया गया है। इससे क्लियर स्पष्ट है कि केंद्र सरकार आम आदमी और मिडिल क्लास लोगों के घरों पे सोलर पैनल लगा के उनको ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, और इसी की वजह से इस बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करी गई है, जो लगभग 7,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी करी गई है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के साथ साथ मैं कुछ और सेक्टर्स की भी बात करना चाहूँगा। मैं काफ़ी पैनल्स की बातचीत सुन रहा था सभी का। अगर हम विजन 2047 की बात करते हैं, जो हमारे देश का 100वां, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2037 में भारत विकसित भारत के तौर पर दिखे और विकसित भारत के तौर पर डेवलप हो, तो डेफिनेटली हमारे को नई नवाचार या नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बातें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा लंबा रोड मैप होता है। हम आज इंफ्रास्ट्रक्चर की, ज़मीनों की बात, बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं। ये एक रेगुलर सिस्टम का हिस्सा है और पिछले 100 साल से चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको अपने देश को विकसित बनाना है, या पूर्व में भी जो देश विकसित बने, उन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को जब तक एडॉप्ट नहीं किया, हर तरीके से वो कभी विकसित नहीं बन पाए। 4 टेक्नोलॉजी ऐसी हैं, ये आप लिख लीजिए, जो कि पूरे दुनिया की दशा और दिशा बदलेंगी अगले 10 सालों के अंदर। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 रोबोटिक्स, नंबर 3 ईवी और नंबर 4 रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो 4 सेक्टर हैं, अगर आप इसको ढंग से, अगर आप इस पूरे के पूरे सेक्टर्स को आप स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया में इन सेक्टर्स के लिए और इन सेक्टर्स की वजह से चेंज हैं और आने वाले हैं। तो हमें चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे, या टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के तौर पे, या अपने बिजनेसेस को और अपने आप को अपडेट करने के तौर पे अगर काम करना है, तो हमें इन 4 टेक्नोलॉजियों को साथ में लेके काम करना होगा, जब हम 2047 विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे। अच्छा मनीष जी, एक और सवाल, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कहा गया कि भाई एक जो सोलर पैनल है या ईवी की एक जो बैटरी है, उसको बनाने में जितना पॉल्यूशन किया जाता है, दरअसल वो ईवी अपने पूरे जीवन काल में उतने पॉल्यूशन को रोकती नहीं है। क्या ये सच है? नहीं, ये अवधारणा है, ये गलत है। आज हमारी जयपुर में 2 फैक्ट्रियां, आप कभी भी आइए, हम ग्रीन इंडस्ट्री के तौर पे, हमारी फैक्ट्री से किसी भी तरह का कोई भी, ना तो एयर पोल्यूशन, ना लैंड पोल्यूशन, और ना ही किसी भी तरह का वाटर पोल्यूशन निकलता है। ये पूरी टेक्नोलॉजी इतने बढ़िया तरीके से इस समय उपलब्ध है पूरी दुनिया में, जहाँ पे कि आप इससे जुड़े हुए रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक, जिस तरह की भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आप अपनाते हैं, उसमें पोल्यूशन या किसी भी तरह के आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट में कोई हार्म नहीं होता है। इवन 1 मेगावाट सोलर पैनल से अगर जो आप बिजली पैदा करते हैं, तो पूरे साल में आप लगभग 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड अपने वातावरण से कम कर लेते हैं। तो आज ईवी हो, चाहे सोलर हो, या दूसरी इस तरह की रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी हो, आप उसमें ग्रीन एनर्जी के साथ साथ पूरे के पूरे पर्यावरण में भी बहुत बड़ा तरीके से योगदान दे रहे हैं। चलिए, राजस्थान में आपको लग रहा है कि सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एमएसएमई सेक्टर बूम करता नजर आएगा, और क्या इन सेक्टर्स के अंदर अभी तक हम कोई एक भी यूनिकॉर्न क्रिएट कर पाए? सर डेफिनेटली सर, काफ़ी सारे यूनिकॉर्न इसमें भी क्रिएट हुए हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं, तो अगर हम अपनी कंपनी की बात करते तो एक छोटी सी शुरुआत हमारी राजस्थान में हुई थी। आज हम उससे, हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड भी है, और हम उस जो आप परिकल्पना यूनिकॉर्न की कहते हैं, उसके लगभग आसपास है, उसको पार भी कर चुके हैं। आज इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है वारी एनर्जीज, वो भी एक छोटी सी कंपनी के तौर पे आज से 12-13 साल पहले शुरू हुई थी, और वो अपने पीक पे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस कर चुकी है, और आज भी एक बहुत अच्छा मार्केट कैप है। इसके अलावा जो लोग इरेक्शन, कमीशनिंग या दूसरे सिस्टम्स में भी हैं, वो भी आज अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड में आगे बढ़ा चुके हैं। तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों ने वेल्थ भी क्रिएट करी है, देश के लिए बिजनेस भी क्रिएट किया है, और आम लोगों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा किया है। आज हमारी जयपुर में 2 फैक्ट्रियां, उन दोनों फैक्ट्रियों में 600 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में है और इनडायरेक्ट सेपरेट है। तो सर, आपकी कंपनी का शेयर खरीद लें, क्या फायदा रहेगा? ये सर स्टडी का विषय है, ये आपको डिसाइड करना है। नहीं, मैं तो अपने लिए पूछ रहा हूँ सर, मैं पब्लिक के लिए नहीं कर रहा हूँ। जी सर। नहीं, वो शेयर बाजार में लिस्टेड है सर? जी। चलिए, आप अपनी कंपनी को छोड़िए, जो 4 सेक्टर आप बता रहे हैं, उनमें से किसके अंदर आने वाले 5 साल में बूम नजर आएगा? सर, ये चारों सेक्टर में बूम नजर आएगा आपको। आप देखिए,
4 व 5 साल का नहीं है, लॉन्ग रोड मैप होता है। कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसको आम आदमी के लिए व्यवहारिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम इसको जब टेक्नोलॉजी एक आती है, जब शुरुआत होती है कहीं लेबोरेटरी से, कहीं किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन जब उसको आप व्यवहारिक तौर पे आम आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाते हैं तो एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ता है। चाहे सोलर की बात करें, सोलर तो बहुत पहले से था। सोलर तो शुरुआत हुई थी 1960-70 में, जब अंतरिक्ष मिशन शुरू हुए थे, उसमें यूज होते थे, लेकिन वो उस समय आम आदमी के लिए व्यवहारिक नहीं थे, उनकी प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल नहीं थी। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो इसमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हुआ, तो आज सोलर इतना व्यवहारिक है कि आज अंतरिक्ष से निकल के आम किसान के खेत तक पहुंच गया है। तो चलिए किसान तक ही पहुंच जाते हैं। सावरमल जी, जरा बताइए, जो सेक्टर बताए उनमें एआई बहुत महत्वपूर्ण टूल है, तो एआई को क्या हम एग्रीकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करें इस बजट के अंदर, उसको लेकर कोई अलग से प्रावधान है? हालांकि मैं डरा हुआ हूं, एआई को लेकर मैंने जो रिसर्च किया ना वो मुझे थोड़ी सी डराती है, क्योंकि अभी जो एआई है, अगर मैं गलत हूं तो कोई भी मुझे सही कीजिएगा, एआई की एज इस वक्त शायद 11 से 12 साल के आसपास बताई गई है, जो एक असम्पशन है। 4 साल पहले उसकी एज सिर्फ 2 से 3 साल थी, तो उस हिसाब से अगले 5 साल में मैं उसकी एज को और उसके मेंटल स्टेट को समझ नहीं पा रहा हूं कि वो हमें ड्रिवन करेगा या हम उसे ड्रिवन करेंगे, और उसके साथ साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ेगा उसको भी मैं नहीं देख पा रहा हूं। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर सावरमल जी, कृषि के अंदर पहले भी नवाचार हुए हैं, और हरित क्रांति के नाम पे पूरे देश में कृषि की जो पद्धतियां, अपनी पुरानी पद्धतियां जो चल रही थी, उनमें बदलाव करने का प्रयास हुआ, और उसके नाम पे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खेती में काम में लेना चालू किया। परंतु आज अपन देखते हैं कि उनके इतने साइड इफेक्ट अपने सामने आ गए कि खाद्यान्न जहरीला बन गया। तो कोई भी टेक्नोलॉजी खेती के लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी, ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसा ही मैं एआई के बारे में मानता हूँ। अच्छा, जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए कुछ किया गया? जैविक खेती के लिए जो राज्य सरकार की ये जो स्कीम आज आई है 100 जिलों के लिए, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, इसमें क्लस्टर जैविक खेती के लिए विकसित करने का प्रावधान भी है। आने वाले समय में किसान की भूमि कैसे उर्वरा बनी रहे, भूमि बंजर नहीं हो, आम आदमियों को शुद्ध खाना मिले, शुद्ध अनाज मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, इसके लिए भी इसमें काफ़ी बजट और पूरे देश में क्लस्टर बनाने का एक प्रावधान किया है, जो आमजन के लिए भी हितकारी है और किसान के लिए भी लाभकारी भविष्य में साबित होगा। और आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया की चुनौती है कि कैसे पेस्टिसाइड मुक्त खाना हमें उपलब्ध हो। ठीक है, एक और सवाल, क्योंकि अमूमन जब किसान मेरे साथ होता है तो मैं सवाल सबसे करता हूं कि हमें एमएसपी चाहिए या हम एमआरपी की तरफ बढ़ें? देखिए, दोनों ही चीज़ हैं। जब तक एमआरपी नहीं किसान को मिलती है तब तक एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए, और एमएसपी मिलने के बाद किसान धीरे धीरे एमआरपी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है उसके अनुरूप किसान एमआरपी की तरफ बढ़ना ही चाहिए। और आज अपन देखते हैं, सच बताइए, एमएसपी पर वाकई में हम बेचते हैं? क्योंकि मैं खुद एक एग्रीकल्चर फैमिली से हूं, हम मार्केट का इंतजार करते हैं कि भाई आज ये दाम है, चलो होल्ड करते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद अगर अच्छा दाम है तो हम उसको बेचते हैं। तो ये भी तो एक तरीके का उद्योग ही है ना। और क्या वाकई में मुमकिन है कि सरकार सारा का सारा खाद्यान्न एमएसपी पर खरीद ले? क्या संभव है? बिल्कुल सारा एमएसपी के बारे में सारा खाद्यान्न खरीदने की सरकार को जरूरत नहीं है। सारा खाद्यान्न सरकार खरीदे तभी एमएसपी की गारंटी किसान को मिल सकती है, ये एक अव्यावहारिक बात है। परंतु जब किसान उसका 40% जैसे आज खरीदती है, अपन बात करते हैं जैसे 21 फसलें राजस्थान में एमएसपी के लिए खरीदने के लिए सरकार घोषणा करती है, बाजरे की खरीद की घोषणा भी एमएसपी सरकार, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, परंतु राज्य सरकार बाजरे का एक दाना भी एमएसपी पे खरीदती नहीं है। अगर उसका 20-30% हिस्सा भी सरकार खरीदती है तो बाजार अपने आप किसान को ठीक मिलेगा, बाजार डाउन नहीं होगा। पूरा माल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, उसका कुछ 30%, 40% हिस्सा अगर सरकार खरीदती है और अपने निर्यात और आयात की जो सरकार की नीतियां, थोड़ा कंफ्यूज हूं कि भाई सरकार क्यों नहीं खरीदती है, क्योंकि एक तरफ हम मोटे अनाज की तरफ, मिलेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं, और मिलेट्स में बड़ा हिस्सा बाजरे का आता है और उसका सबसे बड़ा जो इस वक्त उत्पादक है वो राजस्थान है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस अपॉर्चुनिटी को सरकार क्यों नहीं गेन कर रही है।